नमस्कार आप सबको। आवाज़ जा रही है मेरी? आप सारे लोग पीसीएस जे के लिए है ना, ला के स्टूडेंट्स हैं सारे लोग। कितने लोग जे में अपियर कर चुके हैं? कि भी सारे आप नए लग रहे हो हमको। सारे यंग हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एक तो टीम आईएएस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें। ये हमारी जो कोचिंग है वो डेडिकेटेड है, वो रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके द्वारा इसको हम लोग चला रहे हैं, सारे मित्र मिल। उसका उद्देश्य ये है कि एक तो आप लोग ये इसका लाभ उठाएं कि वास्तव में एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर्स को लिखना है। जैसे इसमें बहुत सारा बाजार है, बहुत सारे पेपर हैं, पत्रिकाएं। हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो हमारे बीच बच्चे आएँ एटलीस्ट एग्ज़ाम फोकस्ड होकर के आप लिखें, पढ़ें। और अगर आप जुड़ते हैं इससे हम लोगों से तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपका 15 दिन पर, महीने पर एक टेस्ट लें और आप लिखें चीज़ों को, बजाय 1000 क्वेश्चन पढ़ करके आप प्री का सवाल करते हैं। कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई का उद्देश्य है हम लोगों का, सारे मित्रों का। ये भीड़ नहीं इकट्ठा करके, आप कम भी लोग आओगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोग चाहते हैं। जैसा दिल्ली वगैरह में जा कर के किसी एक के नाम पर आप लोग मतलब या ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि सारे लोग जो सिलेक्टेड जो जीवन में सफल रहे और आप सेवानिवृत्त होकर के इस टाइम अपना समय दे सकते हैं। तो सारे मित्रों ने मिलकर के एक प्रयास हम लोगों ने किया है कि हमारे इलाहाबाद के जो बच्चे हैं बजाय दिल्ली जा कर के आप यहाँ पढ़िए लिखिए और निश्चित रूप से सफल होइए। फिर आप लोग इस चीज़ को कहें कि हाँ नहीं, यहाँ पर जो सीनियर्स हैं हम लोग यहीं के पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, यहीं के हॉस्टल में रहे सब लोग, तो हमारी लोगों की भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे क्यों बाहर जा कर के इस तरह से जाएँ। तो ये दिल से हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और अभी आप बिगिनर्स हैं तो अच्छी बात है कि ज़्यादा आप इधर उधर भटके नहीं हैं, तो ज्वाइन करें। और लॉ के बारे में आपको स्पेशली बता दें कि लॉ में सारी परीक्षाओं में अब जीके का भी बड़ा रोल हो गया है। आप प्री में देखिए, यूपी पीसीएस जे की बात मैं कर रहा हूँ, 150 नंबर का जीके का पेपर है आपका, फिर 300 नंबर का लॉ का पेपर है, प्री की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा, बड़ी ईमानदारी से आप ये स्वीकार करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि लॉ के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी से परहेज न करिए, क्योंकि 200 नंबर का पेपर आपका मेंस में है और 200 नंबर में भी है 60 नंबर का एक ऐसे का राइटिंग का पेपर है। आप देखेंगे नहीं, हम लोग बताएंगे उसको। 60 नंबर का एक प्रेसी राइटिंग है आपका इंग्लिश में। फिर इसके बाद 40-40 नंबर की 2 पैसेज हैं, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन। तो जहाँ आप मान लीजिए कि प्री क्वालिफाई करते हैं, प्री में लैंग्वेज अंग्रेजी का असर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन मेंस में 200 नंबर बहुत मायने रखता है ना। तो कठिन नहीं है अंग्रेजी, फिर भी आपको बताएं, भले आपने बीए में इंग्लिश में लिया हो, इंग्लिश मीडियम से आपने लॉ न किया हो, साधारण बोलचाल की भाषा है आपकी अंग्रेजी की। वो आपसे बाकी चीज़ों को आप मेहनत करके पढ़िए तो हम लोगों की गारंटी है कि उसको आपको इतना काबिल बना देंगे, उस पेपर में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसको कैसे करना है। उसके लिए हमारे आपके जे के बैचेस के लिए जो रिटायर्ड हमारे ये न्यायिक अधिकारी हैं, आपके जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज तक के लोग, वो आपके बीच होंगे यहाँ पर। तो उससे लाभ ये है हम लोगों को, आपको खास करके, कि जैसे उसमें अभी आप मेंस का पेपर शायद कम लोगों ने देखा होगा, उसमें एक आपको आरोप पत्र बनाना आता है, लिखना पड़ता है कि चार्जेस फ्रेम करिए, फला फला के ऊपर एफआईआर हुआ, 302 का केस दर्ज हुआ, उनको हुआ 307 का, तमाम जो अपराध आईपीसी में हम आप पढ़ेंगे उसको कैसे बनाना है। तो वो अफसर जो हम लोगों के साथी जो मतलब यहाँ पर आएंगे वो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि एज जज उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज जो रिटायर हो के बाद उस ज्ञान का क्या करना है वो चीज़ हम लोग आपको दें। या कोई जजमेंट लिखना है आपको क्रिमिनल केसेस का, ये मतलब उनके ऊपर आरोप था, इस तरह से साक्षियों को पेश किया गया, फिर प्रतिपक्ष को, प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस, उन्होंने अपनी बात रखी, फिर जो सो कॉल्ड अपराधी है अक्यूज्ड, उन्होंने अपनी बात रखी, फिर दोनों को सुनने के बाद तब निर्णय होता है। आपको मालूम है निर्णय कैसे लिखे जाएं, बड़ा छोटा आपके यहाँ आता है, लेकिन हम लोग उसको इस तरह से आपको कराएं जिन लोगों ने किया है वो चीज़ आपको करके दिखाएं। देखो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बजाय 20 चैप्टर आपको पढ़ने की, कोई 2-4 केस आपको करा देंगे और इतने पारंगत आप हो जाएंगे कि आप उसी कल्पना के आधार पर आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो हमारा ये अपना ओपिनियन है सारे ही हमारे मित्रों का
किसी चीज़ को सतही ढंग से 25 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार उसको ढंग से पढ़िए। ला का चाहे टॉपिक हो चाहे जीके का हो, होता है ना कि एग्ज़ाम के समय में आप चले जाइए उसमें दुकानों पर, तो तमाम एडिशंस की तमाम पत्रिकाएं हैं। अब आपको है कि 5 दिन में क्या क्या पढ़ो उसमें, किसी में पॉलिटी अच्छा है, किसी में ज्योग्राफी, किसी में करंट। तो एकदम से अभी आपके पास टाइम है, सारे लोगों में बहुत सीनियर इसमें कोई नहीं मुझे दिख रहा है, तो एक पेपर डिसाइड करो, न्यूज़पेपर कि क्या पढ़ना लिखना है, हिंदी का चाहे अंग्रेजी का, और जो आपको पसंद हो। जैसे हिंदी वाले हैं तो नेचुरली आपको हिंदी का कोई पेपर अच्छा लगेगा, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के पेपर्स में ये देख करके पढ़िए कि लैंग्वेज उसकी आसान हो, आपके समझ में आए। अब ये भीड़ ना हो कि द हिंदू ही पढ़ेंगे, और आजकल द हिंदू का वो क्रेज़ नहीं है, आपको बता दें। इसकी तुलना में हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह बढ़िया चल रहा है, अच्छी अंग्रेजी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट और या पेपर के रूप बायस्ड किसी पेपर को या विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए कि हमेशा सरकार के पक्ष में लिखें या हमेशा सरकार के विपक्ष में लिखें, तो विद्यार्थी को सही आकलन नहीं मिलेगा किसी घटना का। दूसरा, ला के विद्यार्थी होने के नाते देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उससे अवेयर रहिए। एक आम आदमी अखबार पढ़ता है, वो अखबार आपको नहीं पढ़ना है। आपने अखबार उठाया, सरासर देखा पेपर लेकर कि भाई इंडिया में क्या हुआ, पहले कोई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट में कोई ऐसा जजमेंट तो नहीं आ गया, 5 जजेस की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो नहीं इस समय बैठ रही है, या हाई कोर्ट के मुकदमे ही तमाम अच्छे अच्छे डिसीजन देती रहती है तमाम। अभी 3-4 दिन पहले एक जजमेंट आया कि एक बेटी ने पिता के ऊपर इसमें मुआवजे की मांग की, मेंटेनेंस की, बेटी ने। नॉर्मली तो हम आप क्या सुनते हैं कि पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा लाती है ना, कि वो ठीक से रख नहीं रहा है, उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा करके लेती है। लेकिन परसों का भी एक जजमेंट है, उसमें ये आया कि बेटी जो थी वो ऐसे पढ़ने लिखने वाली थी, फिर मान लीजिए सर्विसेज आजकल मिलने का कोई तरीका नहीं है, या घर में होता क्या है, हमारे आपके सब घर में लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। एक तो लॉ में कोई ऐसी घटना नहीं होती जो हमारे आपके घर परिवार में समाज में घटित ना होती हो। भाई बलात्कार केस का केस दिल्ली में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और केरल में भी हो सकता है। नियम वही है, इंटेंशन मोटिव सबका हमको आपको देखना है। ये जो घटना थी, ये बेटी जो थी अपने घर में ही घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं। मान लीजिए कि हम आपके घर में बहनें हैं, अब आपकी शादी हो जाए, बहनें उनकी बहनों की शादी नहीं हुई, भाभियाँ आ गई कि तमाम घर, अब वो नेग्लेक्टेड हो गई, तो उन्होंने पिता के खिलाफ केस किया मेंटेनेंस का कि मैं आपकी बेटी हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अन्यथा मैं आप ही पर डिपेंडेंट हूँ, और मेरा खर्च पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। तो 3,000 रुपये पर मंथ का मुआवजा मेंटेनेंस इन्होंने दिया कोर्ट ने उसको, कि बेटी अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो जब तक, खासकर बेटियों के लिए, लड़कों के लिए तो फिर भी एज का रिस्ट्रिक्शन एक समय के बाद आ जाता है, लेकिन बेटियां आजीवन डिपेंडेंट माँ बाप पर रह सकती हैं। तो ऐसे कुछ यूनिक केसेज हों तो उनको नोट करते चलिए। आयोग में भी जो बैठे हुए लोग हैं जो पेपर वगैरह बनाते हैं, तो ये भी तो हमारे ही आपसे बीच के हैं ना, कोई ऐसा नहीं, वो भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं के उसको ध्यान में रखते हुए अखबार में, पेपर में बनेंगे आपके सब जितनी चीज़ हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप देखिए, रूस का ये कितना दिन से युद्ध चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में जिस बर्बरता से महिलाओं को फिर से उसी स्थिति में ले आती है 3 साल बाद, और किस तरह से अमेरिका गया और किस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई है, तो ये मन आपके सवाल मन में उठता होगा कि आखिर यूएनओ कहाँ चला गया, सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ चली गई भाई। हाँ, यूएनओ में बैठे हुए 5 ये वीटो पावर्स वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आता है मन में कि नहीं, कि एक बार इसको फिर से देखा जाए कि वीटो पावर इनका ख़त्म करो और बहुमत की कुछ और जिम्मेदार राष्ट्रों को इसमें जोड़ो, भारत जैसे लोगों को, और बहुमत से डिसीजन लो भाई। अदरवाइज ये मारकाट मची रहेगी, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो क्या औचित्य है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या औचित्य है आज के देश में। तो ये बड़ा जीवंत सवाल है। कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखा हुआ है ना कि अगर ऐसा कुछ होगा, कहीं पर भी मानवता कुचली जाएगी तो सामूहिक फोर्सेज भेजी जाएंगी, कलेक्टिव फोर्सेज रवाना होंगी, सुरक्षा परिषद की आपात बैठक होगी,
इनके खिलाफ तमाम इनके इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? नहीं कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि इस तरह से किस प्रकार से ये लॉ का क्या मतलब हो रहा है। बल्कि कहा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है दंत विहीन एक संस्था है, ये इसके अंदर कोई भी तरह का पनिशमेंट देने का राइट इसके पास नहीं है। तो ये इस तरह की कोई भी घटना हो, जैसे किसान फिर से आंदोलन पर आ रहे हैं, तो अब इसकी जड़ में जा कर के देखना है कि एक्चुअली इनका मुद्दा जो है वो अपने फसल के लिए उचित मूल्य पाना है कि इलेक्शन जस्ट करीब है, इसलिए बाहरी शक्तियों से प्रेरित होकर के ये इस समय बैठ गए हैं। इसको ये अन्वेषण, इसमें जड़ में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम आप भी सब भी धरना प्रदर्शन जैसे अभी किया आप लोगों ने यहाँ पर आयोग के सामने, लेकिन वो इतना ठीक से था कि कहीं आपने कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न किया। लेकिन आपको याद होगा शाहीन बाग अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली का महीनों महीनों ट्रैफिक आपने जाम कर दिया भाई। इस तरह से किसी भी व्यवस्था को पैरालाइज कर देना ये स्वतंत्रता के अंतर्गत थोड़ी आता है। तो ये हमारा मतलब सिर्फ इन उदाहरणों को आपको इसलिए हम दे रहे हैं कि जो भी घटना घटित हो रही हैं, लॉ के दिमाग रखने वाले आदमी को बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए। पास में बैठे हो सकता है कि तमाम पार्टी से लोग जुड़े हुए लोग हों, हमसे उससे मतलब भाई लॉ में क्या होना चाहिए, क्या है सरकार का, नेशन का किस तरह से विकास हो, क्या ठीक है, जो रिजनेबल है वो बात हम लोगों को करना चाहिए और उसी हिसाब से अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आप थोड़ी सी लॉ की बात हम आपसे करते हैं। कोई भी आप किताब लॉ की उठा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का, आईपीसी का। एक तो ये ध्यान दीजिए, आपका उद्देश्य सबका पीसीएस जे, एपीओ से लेकर के पीसीएस वगैरह सारे कंपटीशन आते हैं, क्योंकि कंपटीटर कहीं ये जगह बंद के नहीं रहता है। जब आप सारी पढ़ाई करोगे, अब तो यहाँ खाली जीएस हो गया यूपी में, अब तो इसमें ये भी नहीं कि ऑप्शनल है तो लॉ में नंबर नहीं मिलता, वो बात भी खत्म हो गई। तो आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, तो उसका सबसे बड़ा लाभ आपका इस कोचिंग में जो होगा, यहाँ पर जीएस बड़ा साउंड है आपका, और लॉ उसी हिसाब से अच्छे से हम लोग पढ़ कराएंगे, क्योंकि आप लोगों की इंक्वायरी आई शुरू में लॉ के लिए, हम लोगों ने इसमें जब आया इंक्वायरी के हिसाब पर हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग इक्वली गुड लॉ को चलाएंगे। आपके पास बहुत अच्छी फैकल्टी, कोई भी डॉक्टरेट से नीचे यहाँ पढ़ाने वाला नहीं होगा, और रिटायर्ड जजेस को भी हम लोग मित्रों को सब हमारे साथ हैं। बस ये शुरुआत होगा, सारी चीज़ हम लोग करेंगे। लॉ की पढ़ाई जब भी आप करें दो तरह से करनी है। एक तो बेयर एक्ट में किसी प्रोविजन को बड़े सूक्ष्म ढंग से लिखा गया है। आप लोग पीसीएसजे के जो भी कैंडिडेट हैं, बाइलिंगुअल बेयर एक्ट खरीदिए, दो भाषी। ये नहीं कि आप हिंदी वाले खरीद लिए, फिर क्यों? जब आप दोनों भाषा वाला रखेंगे तो आप जरूर उलट के उसका अंग्रेजी वाला देखिए, अंग्रेजी वाले हिंदी वाला देखें, तो 200 नंबर की अंग्रेजी इसी से तैयार होगी आपकी। जो आपके पैसे जाते हैं सब लॉ से रिलेटेड ही आते हैं। ऐसा हुआ, ये घटना हुई, फिर ऐसा हुआ, तो आप देखेंगे कि अक्यूज्ड है, प्रोसिक्यूटेड है, एक्विटेड है, यही सब तो है, चार्ज है, डिस्चार्ज है, कुल मिला के 1500 वर्ड हैं। हम लोगों के बीच आप पढ़ते लिखते रहेंगे तो आप इतने कंठस्थ हो जाएंगे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो एक तो आप बेयर एक्ट बाइलिंगुअल लेंगे, किताब आप वो लीजिए जिस भाषा में आप पढ़ते हैं, क्योंकि वो दो किताबें लेने का मतलब नहीं है, हिंदी वाले हिंदी की किताब पढ़ें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की पढ़ें, लेकिन बेयर एक्ट बाइलिंगुअल लीजिए। जो धारा पढ़िए उस धारा की अंग्रेजी हिंदी तुरंत आप पढ़िए, और कुछ शब्दों को एक डायरी बनाइए, नोट करते चलिए। ये हमेशा ध्यान दीजिए, आज जो आप शुरुआत करेंगे, अभी वैकेंसी आने वाली है पीसीएसजे की, और जो भी जिनका भी लॉ कंप्लीट हो गया है वो सब भर पाएंगे इसको, या नहीं जिनका कंप्लीट हुआ है, आने वाले समय में जैसे पूरा कहीं ना कहीं वैकेंसी आपकी आएगी। तो वो तैयारी जो सिविल में सेलेक्ट होते हैं या कहीं भी सेलेक्ट होते हैं, वो 2 साल 3 साल पहले से पढ़ाई करते होते हैं। वो इंटरव्यू देना अलग हो जाता है कि साहब हम तो 4 ही घंटे पढ़ते थे, 3 ही घंटे नहीं, वो 5 साल की झक भी उसमें होती है। सब मिला करके हम आप उसको कर पाते हैं। तो हम लोग, आप भी ये ध्यान रखिए, आज कोई शब्द आपको दिख रहा है कि नहीं, ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। जैसे कोरोबोरेशन वर्ड बहुत आता है, संपुष्टिकरण आपने देखा, आरोप है वर्ड है हिंदी का अंग्रेजी का, आप लिखते चलिए। 2 साल जब आप पेपर देने जाएंगे, उस बीच में आपके पास 1000 की बहुत अच्छी शब्दावली रहेगी, और आपको लगेगा भाई हमारी तो ये पेपर तो मेरा तैयार है। इस तरह से
आप आज से डे 1 से तैयारी शुरू कर दीजिए, सुबह से शीघ्र। कोई वेट नहीं करना है जब वैकेंसी आएगी तो हम शुरू करेंगे। और ये मान के चलिए कंपटीशन टफ है, यथार्थ को स्वीकार करिए, दिन प्रतिदिन लग करके आप पढ़िए और उत्तरोत्तर उसको बढ़ाते जाइए। हम लोग भी आपका टेस्ट लेंगे, आपस में भी 2-4 मित्र जो भी जहाँ रहते हैं मिलजुल के पढ़ाई की बात करिए। बाकी चर्चा के बहुत विषय हैं और बिना संकोच के आपसे कह सकते हैं हम कि आपका बहुत सारा समय मोबाइल में जा रहा है। आप एक्सेप्ट करते हैं ना इस चीज़, जाने अनजाने कोई चीज़ आप भूल जाइए, मोबाइल नहीं भूल सकते हैं। रात में आप सोच रहे हैं मोबाइल कहाँ है, अच्छा कुछ नहीं, व्हाट्सएप मैसेज हैं, चैट। तो मेरा मतलब यह है ना कि समय कम है और पढ़ने की जो ये उम्र है बहुत अच्छी है। जब आप 3-4 साल सीनियर हो जाओगे ना और हाफ हार्टेड एग्ज़ाम जब देंगे आप और सफलता नहीं मिलेगी तो बिना मतलब आदमी डिप्रेशन में जाता है। और फैक्ट यह है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई रहती, तो पढ़ाई कर लीजिए, फिर आप जाइए। सफलता तो अपने आप है, आएगी वो आपके पास, लेकिन एक बार ईमानदारी से पढ़। और ये आप मान के चलिए पहला अंकुश मोबाइल पर करो बेटा। हमने देखा है बहुत जो करीब के बच्चे रहे, बहुत लोग आते रहे कि सर जरा सा गाइड कर दीजिए, हम लोग नहीं बीते। तो मैंने कहा भाई कुछ तो अंकुश लगाइए। वो भी है अंकल, जैसे हम मालूम 10 मिनट चाय के लिए भी गए तो चलाने लगे। तो आप देखिए मोबाइल, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई इसको छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करिए उस टाइम। तो आइए थोड़ी सी चर्चा आपसे, हम सबसे इजी सब्जेक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट हर जगह पूछा जाता है, वो आपके प्री में भी है, मेंस में भी है, हर जगह है। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है बताइए? आपसे बस ऐसे ही बात कर रहे हैं आज हम ना, संकोच बिल्कुल नहीं करिएगा। हाँ, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसकी हिंदी कर दीजिए कोई, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, ये हिंदी है ना इसकी। आप ना टीचर के सामने आपस में कभी भी संकोच नहीं करिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, इनको नहीं पता, इवन हमको भी नहीं पता हो सकती है, तो आप उसको संकोच नहीं करना है, अपनी बात को रखिए और जानने की कोशिश करिए और मित्रों में आपस में बताने की कोशिश करिए अच्छे से। तो आप देखिएगा धीरे धीरे ना सारे ही अच्छे हो जाओगे। और हम आपसे ये दोहरा रहे हैं कि यहाँ कोचिंग का उद्देश्य कमर्शियल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इतने लोगों में से आप लोग अधिकतम लोग सेलेक्ट होइए, तो ये बात आप लोगों के माध्यम से जाए कि नहीं हम लोगों ने रियली आपके साथ मेहनत किया है ना, ये संदेश के साथ आप करिए। तो जैसे इंग्लिश में है एन एग्रीमेंट, ये देखो इसमें नहीं आ रहा है बेटा, अरे ठीक है चलिए। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। आइए इसी को डिस्कस करेंगे आपसे। आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा आपको मिलेगी। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, या कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसी पर तमाम सवाल प्री में आपके बनते हैं। मेंस में एक सवाल बनता है, सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। इसी से अभी आपको पढ़ के निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी एग्रीमेंट हो सकते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो। तो ये मतलब हुआ ना इसका। बहुत सारे हैं सोशल एग्रीमेंट कि आपने आपस में कहा कि आज शाम को आएंगे और आप पिक्चर देखने चलेंगे, या आपके यहाँ खाना खाएंगे, खाना बना के रखना, आपने नहीं बनाया। या बहुत फेमस केस आपने बाल्फर वर्सेस बाल्फर का ध्यान होगा आपको ना, कि उनकी पत्नी वो सिलोन में काम करते थे लंदन में, फिर ये लंका में काम करते थे और चले जाते हैं वहाँ। चलिए अभी ईश्वर आएंगे। तो
एक लाइन में जब इस सवाल पर हम इस पर बहस आगे करेंगे तो ये होगा कि वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तित कराए जा सके वो संविदा है। लेकिन इससे पहले सवाल आता है कि एग्रीमेंट कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता। अब एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, 2 पर्सन्स चाहिए। 2 लोगों में भी कोई भी 2 आदमी नहीं हो सकते। ही मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम पक्षकार होना चाहिए। तो संविदा के 2 पक्षकार, 2 पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट कौन है? जो 18 साल से ऊपर का हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हो और किसी विधि द्वारा अन्यथा उसको अयोग्य घोषित न कर दिया गया। हाँ, जैसे लोग भगोड़े हो जाते हैं देश छोड़कर। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ आई इसमें। तीसरा आया कि किसी दबाव बस कोई कॉन्ट्रैक्ट न किया जाए। फ्री कंसेंट आपने पढ़ा है ना, तीसरा एलिमेंट आपका आ रहा है। तो फ्री कंसेंट क्या है बताइए, एक लाइन में कोई एक बताइए, टेस्ट नहीं ले रहे हैं आपका। आपकी सम्मति, हाँ बोलो, 4 चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि जब फ्री कंसेंट की बात, फ्री कंसेंट पर पूर्ण सवाल आता है। संविदा क्या है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। ये करार 2 सक्षम पक्षकारों के बीच किया जाना चाहिए। सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। सम्मति स्वतंत्र वहाँ पर होती है जहाँ पर कि वो प्रपीड़न द्वारा, असम्यक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएल्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब के द्वारा प्राप्त न की गई हो। कपट द्वारा, दुरुपदेशन द्वारा, उत्पीड़न द्वारा, इनकी हिंदी यही सब है, इनके द्वारा प्राप्त न की गई हो तो ये माना जाए। और इसमें एक 5वीं चीज़ है भूल। भूल का मतलब, आइए बैठिए, भूल भी है इसमें। तो जहाँ पर सम्मति स्वतंत्र नहीं होती है, ऐसे करार शून्य है कि शून्य करनी है, वाइडेबल है, शून्य करनी है। फिर से सुनिए, जहाँ पर किसी की कंसेंट या सम्मति कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा, कपट, दुरुपदेशन, मिथ्यापदेशन, ये जो आप प्रपीड़न, इन सब के द्वारा प्राप्त की गई है, वहाँ पर करार क्या होगा? शून्य करनी होगा। शून्य करनी का क्या अर्थ है? करार किया जा सकता है जिसकी सम्मति इस तरह से दबाव बस प्राप्त की गई है, वो बाद में चाहे तो ये बता सकता है कि साहब मेरी ज़बरदस्ती मेरी सम्मति ली गई है, मैं राजी नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लिहाजा ये करार रद्द कर दिया जाए, वाइड घोषित कर दिया जाए। बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह की इशू में होता है। बड़े बड़े ना प्रॉपर्टी डीलर्स बंदूक के नोक पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि इस पर साइन करो और एग्रीमेंट करो, तो वो आदमी उस समय करेगा क्योंकि गोली नहीं खाएगा वो। लेकिन जैसे ही उस दबाव से मुक्त होगा, वो जा करके कोर्ट को बता सकता है कि साहब मैंने स्वतंत्रता पूर्वक इसको नहीं दिया है और इन परिस्थितियों में हमने किया था, लिहाजा ये शून्य घोषित कर दिया जाए। इसी तरह से भूल द्वारा प्राप्त की गई सम्मति भी स्वतंत्र नहीं होती है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, शून्यकरणीय करार वहाँ पर होंगे जहाँ पर सम्मति, पहले जो 4 चीज़ बताया हमने, क्या क्या? कोएर्सन, प्रपीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट और मिथ्या दुरुपदेशन, इन 4 चीज़ों के द्वारा अगर सम्मति आपकी प्राप्त की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट करार जो है शून्यकरणीय होंगे। लेकिन भूल द्वारा जो प्राप्त की हुई सम्मति होती है, वहाँ केवल शून्य होते हैं करार। ये प्री का सवाल है आपका। भूल का मतलब है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो चीज़ आपके दिमाग में है नहीं। भूल का उदाहरण, तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे। तथ्य की भूल है वो, जैसे आप यहाँ बैठे इनसे बात करें कि मेरी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये हम आपको 15,000 में दे देंगे। इस बीच में स्कूटर वो चोरी हो गई, आपको नहीं पता, इनको भी नहीं पता है, ये तथ्य की भूल है। तो इस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ दबाव अन्यथा आपका असम्यक असर वगैरह नहीं है, तो इन दोनों में अंतर रखिए। सम्मति का स्वतंत्र होना एक अलग चीज़ है, 4 ग्राउंड है,
वहाँ पर करार शून्यकरणीय होते हैं, लेकिन भूल जो है, भूल में भी सम्मति स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन करार शून्य होता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। अब आप पूछ सकते हैं कि फ्रॉड क्या है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? एक तो कपट है और एक मिथ्या दुरुपदेशन है, को दोनों में ज़्यादा अंतर दिखता नहीं। कपट में एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, जानबूझकर तथ्य को छुपाना। जैसे आपके बगल कोई प्रॉपर्टी है, कोई आए पूछने कि साहब ये लेना है, आपको मालूम है कि दो भाइयों के बीच विवाद है, फिर भी कोई बता देंगे साहब ये तो एकदम क्लीन है ज़मीन, आप ले सकते हो इसमें। ये फ्रॉड है। आपको मालूम है कि ये ज़मीन जो आप जिस मकान में आप रह रहे हैं, ये आपके नाम अभी नहीं, पिताजी का मकान है, लेकिन आप फिर भी कहेंगे नहीं मैं इसको बेच दूंगा, आप हमें एडवांस दीजिए, मेरा मकान है, मैं इसको बेच दूँ। ये कपट है। मिथ्या व्यपदेशन क्या है? जानबूझकर आप झूठ नहीं बोलते। इसका बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। आप दरवाजे पे बैठे रहें, कोई आदमी आपसे आए कि यार फला जगह हमारा जाना है, वो किधर है, वो कहाँ, मकान की संख्या क्या है। आप जब बिना सोचे विचारे इस चलते बाद में यार तो राइट हैंड पर था, आपकी इच्छा नहीं थी कोई भी कि हम झूठ बोलें या कोई करें, तो न चाहते हुए जो चीज़, लेकिन वो गलत है, उस पर विश्वास करके अगर कोई आदमी कोई संविदा कर ले, कोई करार कर ले, तो सम्मति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोगों को आगे इसमें बढ़ना है। तो और आगे चलिए। दूसरा इसमें एक चीज़ आती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रतिफल होना चाहिए। सब पढ़ा लिखा है आपको, जस्ट आज आपसे ऐसे ही मीटिंग। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, है ना। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य करार। अब प्रतिफल की बात आती है कि प्रतिफल क्या है। प्रतिफल कोई ऐसी चीज है जिसका विधि के दृश्य में कोई मूल्य होना चाहिए। कंसिडरेशन इज समथिंग विच मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ। दूसरी बात यहीं पर प्री में बहुत बार पूछा गया है, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। समझ रहे हैं? आपकी ज़मीन 10 लाख की है, आप उसको 2 लाख में बेच दीजिए, आप उसको 15 लाख में बेच दीजिए, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन 10 लाख की ज़मीन 50,000 में रजिस्ट्री की जा रही है, तो सम्मति स्वतंत्र थी कि नहीं थी, ये प्रश्न तो जरूर रजिस्ट्रार के मन में आएगा। तो आप कभी रजिस्ट्री में गए हो ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार बेचने वाले से पूछता है कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, खास करके बूढ़ी माताओं से या बुजुर्ग लोगों से, कि आप इतनी प्रॉपर्टी आप बेच रही हो इतने इतने में, और कोई दबाव तो नहीं मेरे सामने, आप बता। तो लेकिन वो 4 बंदूकधारी जब आगे पीछे रहते हैं तो कोई बोलता नहीं है कोई, मैंने समय जिस तरह का है। तो इस तरह से हम इस पर अपनी बात पर आएँ। तो प्रतिफल जो है विधि के दृष्टि में कोई मूल्यवान चीज़ है, उसका पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। तीसरी चीज, भारतवर्ष में वर्तमान प्रतिफल, भूतकाल का प्रतिफल और भविष्यकाल तीनों वैलिड है, याद रखिएगा। पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन, फ्यूचर कंसीडरेशन, तीनों की मान्यता है, जबकि ब्रिटिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन को ये कंसीडरेशन नहीं मानते हैं। तो हमारे यहाँ तीनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो टॉपिक उठाइए उस पर जितने तरह की संभावना है उसको पढ़ते हुए चलिए। इसी में एक चीज आती है कि क्या बिना प्रतिफल के भी करार किए जा सकते हैं क्या? इसके अपवाद हैं क्या? सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 3 अपवाद इसके बताए गए हैं। नहीं पढ़े हो तो आप जरा भी इसमें उसमें ना होइए, एकदम साधारण चीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। संविदा एक आदमी कर नहीं सकता है। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, दोनों पक्षकार में दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम हो। इसके अलावा सक्षमता के बाद उसमें हमने डिस्कस किया कंसेंट फ्री होनी चाहिए, हमने बात किया कोई जोर जबरदस्ती किसी से आप संविदा कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। तीसरी बात हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही कोई खैरात नहीं कोई कर रहा है, कुछ न कुछ तो लाभ होगा तब न खरीद फरोख्त आप करेंगे किसी के साथ। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए। आप दुकान पर जाते हैं, भाई कितनी किताब? 100 रुपये। तो 100 रुपये आपने दिया और उसने किताब दिया,
ये तुरंत लाभ हुआ, इसको करंट आप माने वर्तमान में आपको सब काम हो गया। आपको ये क्या स्थिति है, पास्ट कैसे होता है कंसिडरेशन आपका। आप जा रहे हैं रास्ते में, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, जेब में पैसा नहीं, लेकिन मिस्त्री परिचित है आपका, और भैया बना दो, आज तो पैसा नहीं दे देंगे हम उसको। तो जब आप 4 दिन बाद पैसा देंगे तो आप तो ले चुके हो उसको ना, लाभ को ले चुके हो आप। तो ये हो गया। तीसरा ये है फ्यूचर कंसिडरेशन। आप कुछ पैसा जमा कर देते हैं मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, साहब बुक कर दिया, जब गाड़ी आएगी तो ले लेंगे हम आपसे, तो बाद में आपको लाभ देते। 3 अपवादों पर आप आइए। विद प्रतिफल के बिना किए गए करार शून्य होते हैं, सिद्धांत। बिना प्रतिफल की कोई करार करेंगे तो शून्य होगा, लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। पहला है ऐसे करार जो नेचुरल लव और अफेक्शन के द्वारा किए गए हैं। ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसकी हिंदी है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के द्वारा किए गए करार। जैसे ननिहाल की संपत्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, या आप में से किसी ने प्रेम बस आप अपने भाई को, बहन को, या बाप अपनी बेटी को बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकता है, उससे पैसा नहीं लेगा। लेकिन इसमें पहली चीज़ ये है कि उनके बीच वास्तव में इस तरह का संबंध हो और वो नेचुरल लव और अफेक्शन के तहत दिया गया हो। ऐसा ना हो कि दिखाने के लिए हो, खाली रजिस्ट्री का स्टाम्प चार्ज बचाने के लिए किया गया हो। इसका एक केस है आपके यहाँ राज लकी देवी का, बड़ा फेमस केस है, इसमें पढ़िएगा, अभी धीरे धीरे आपको बताएंगे। उसमें क्या था, एक पति पत्नी बराबर झगड़ा करते थे। तो पति ने अपनी पत्नी राज लकी को कहा कि भाई इतना पैसा तुम हमसे माथे ले लिया करो, पर झगड़ा नहीं किया करो। तो बाद में नहीं दिया इसने पैसा। तो कोर्ट ने यही कहा कि जब आपके बीच में कोई प्यार मोहब्बत था ही नहीं, तो इसकी तो आपने जड़ ही खत्म कर दिया। तो इस अपवाद के तहत ये कहाँ से कवर होगा आपका। तो इस तरह से नेचुरल। और एक चीज़ और है, लिखित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये प्री के सवाल है, जब आपको बताएंगे, आपसे अभी आप ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। कोई चीज़ पढ़िए, एकदम उसमें जा करके पढ़िए कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसमें। पहला तो यह सिद्धांत ये है कि बिना प्रतिफल की कोई करार आप नहीं कर सकते। अपवाद की बात आई, पहली चीज़ भाई नेचुरल एंड लव अफेक्शन के तहत कर सकते हैं। फिर उसमें बात आई कि लेकिन ये लिखित और रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर निश्चित रूप से इनके अंदर ये प्रेम और ये स्नेह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये इस तरह से ये लाभ अपवाद वाला नहीं मिलेगा आपको। अब इस पर आपका कई तरह से सवाल बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ना, इसमें रीजनिंग है, फिर असर्शन है, फिर एक दूसरे को ये सिद्ध करता है नहीं करता है। तो जब सारा कंसेप्ट रहेगा आपको, तो किसी भी तरह का सवाल आप कर लेंगे। तो इस तरह से इस पर हम लोग आगे बढ़े। अब तीसरा इसमें एक और आता है कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। किसी करार में 3-4 चीज़ आपने देख लिया, सक्षम पार्टी भी हो गया, प्रतिफल हो गया, सहमति भी स्वतंत्र हो गई। अब एक होता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, विधिपूर्ण उद्देश्य। विधिपूर्ण उद्देश्य क्या है? कोई स्मगलिंग के लिए, कोई सट्टेबाजी के लिए, तमाम आप देखिए अभी जो बड़े बड़े जो केसेज होते हैं, घटना दुर्घटना होती है, तो तमाम पैसा लोगों का डूब जाता है, क्योंकि इस तरह से पड़ा होता है कि उसको परिवार वाले क्लेम नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह जब नहीं रहते हैं तो तमाम पैसा अनाप शनाप पड़ा रहता है। क्यों? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य लाभफुल होना चाहिए। तो लाभफुल उद्देश्य को भी कॉन्ट्रैक्ट में ही डिफाइन किया गया है कि विधि विरुद्ध न हो, अन्यथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे करने से वो अभिहितपूर्ण हो जाए कानून की दृष्टि में, या शत्रु राष्ट्र के साथ आप कोई सौदा न करें, तमाम चीज़ें हैं उसमें। तो उद्देश्य जो है वो विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और एक और कंसेप्ट इसी में आया कि लीगल इंटेंशन होना चाहिए। ये मजाक में संविदा और करार मत करिए और उसका ब्रीच हो जाए तो आप कोर्ट मत पहुंच जाइए कि साहब ये तो बुलाए थे पिक्चर के लिए और मैं गया इतनी रात को ठंड में और वहाँ कोई मिला नहीं।
तो विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये 4-5-6 चीज़ें मिला करके जब आप इस सवाल को इसको करेंगे तो आप इस अच्छा एक चीज़ और इसमें 2-3 चीज़ आपको अभी ऐसे ही चर्चा ही कर रहे हैं आपसे। एक आपने सुना होगा क्रॉस ऑफर क्या है और एक काउंटर ऑफर क्या है। प्रस्ताव है ना, ऑफर की हिंदी प्रस्ताव, ऑफर। ऑफर में एक क्रॉस ऑफर होता है और एक होता है काउंटर ऑफर। ये हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, आप आपसे पूछना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी ये बहुत अंदर की धीरे धीरे चीज़ है, तो हम लेकिन सब अच्छे से आपको बाद में करेंगे। एक प्रस्ताव के बारे में ये कहा गया। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को बताना रह गया शेष। किसी भी करार के लिए जब 2 पक्षकार हैं तो एक प्रस्ताव करेगा और एक स्वीकृति करेगा ना, तो एक प्रस्ताव और दूसरी स्वीकृति। तो प्रस्ताव के बारे में कहा गया कि ऑफर मस्ट बी डेफिनिट, सुस्पष्ट रूप से प्रस्ताव करिए तभी न कोई स्वीकृति उसका देगा। जैसे आप दुकान पर चले जाइए और बोलिए हमको एक पत्रिका दे दो, तो क्या दे देगा आपको? या आप कहीं चले गए किसी दुकान से, हमको 1 लीटर तेल दे दो, उसके यहाँ पंसारी के यहाँ पेट्रोल वाला तो 1 लीटर पेट्रोल दे, वो भी पूछता है कि आपको सादा वाला चाहिए कि ये कई तरह के पेट्रोल हैं, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। तो प्रस्ताव क्या है? इट मस्ट बी डेफिनिट। उसी तरह से जो स्वीकृति है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। स्वीकृति भी बिना शर्त के होनी चाहिए। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आप गए दुकान पर, मान लीजिए, बोले ये शर्ट कितने की है? बोले भाई 1,500-2,000 की। आपने कहा भाई 1800 में देना है, तो बताइए। नॉर्मली ये बार्गेनिंग करते भी हैं सब। तो आपने काउंटर ऑफर कर दिया ना। आओ, एक प्रस्ताव उसका आया कि मैं 2000 में बेचूंगा, लेना है तो पैसा दीजिए, ये होता है ना। आपने कहा कि नहीं साहब हम उठा, तो आपने काउंटर ऑफर कर दिया। तो कई जिद्दी दुकानदार नहीं देते हैं 1800 पर भी, फिर आप दोबारा 2000 पर भी आइए तो नहीं देते हैं। वो देखा होगा आपने, टेंडेंसी अलग अलग है। कई लोगों को लगता है कि नहीं अब हम इतने में भी नहीं देंगे, आप मतलब मानव स्वभाव है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है लेकिन लोग करते हैं। हमने देखा कि आप वापस उस पर जाइए, उनको लगता है कि नहीं बहुत जगह घूम के आए तो अब हम उतने में भी नहीं देंगे। आपने बड़ा समय खराब किया। तो जो भी प्रस्ताव आए स्पष्ट हो कि भाई ये सामान हम इतने में आपको देंगे, और आप हूबहू अगर उतने में स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर करार हो जाएगा, क्योंकि आप उस रेट पर तैयार हो और उस रेट पर वो देने के लिए तैयार है। लेकिन क्रॉस ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर की हिंदी है प्रति प्रस्ताव। प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। वो प्रस्ताव कर रहा है 2000 का और आपने कर दिया 1800 का, तो दोनों नई चीज हो गई। अब वो स्वीकृति दे, अब तो आपका प्रस्ताव आ गया ना 1800 का। तो काउंटर ऑफर एपरी का है, आप ध्यान रखिएगा। तो काउंटर ऑफर का मतलब प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। हम आपकी ओरिजिनल बात नहीं मान रहे, हमारा ये कहना है, आप दे दीजिए बार्गेनिंग में। क्रॉस ऑफर वो ऑफर है जब दोनों पक्षकार एक ही टर्म कंडीशन पर एक ही बात करते हैं लेकिन वो मालूम नहीं होता एक दूसरे को। जैसे आपने चिट्ठी से अपने मित्र को लिखा कि आपकी फला फला जो कार है इस मॉडल वाली, मैं 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, आप लिख रहे हैं। उसने उसी समय एक चिट्ठी आपको लिखा कि यार ये मेरी एक गाड़ी है 1 लाख रुपए, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो सेम टर्म्स कंडीशंस पर दोनों एक दूसरे को प्रस्ताव कर रहे हैं, तो एक ही टर्म कंडीशन पर एक क्रॉस कर रहे हैं ऑफर, लेकिन एक्सेप्टेंस का अभाव होने के नाते यहाँ किसी करार का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एक पक्ष स्वीकार भी तो करे ना। तो काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में अंतर ध्यान रखिए। क्रॉस ऑफर में सेम टर्म्स कंडीशन है, काउंटर ऑफर में अलग अलग रेट है और प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव है। क्लियर हुआ दिमाग में? एक है इनविटेशन टू एन ऑफर ना, इनविटेशन टू एन ऑफर, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। जैसे आपने देखा होगा सेल वगैरह लगी रहती है,
50% सेल 50% सेल पर है, वो आमंत्रित कर रहा है आप जाके करिए कि साथ लेना है। तो आपने देखा होगा, आपको एक शर्ट बहुत अच्छी लगी तो आपको बताएगा ये सेल में नहीं है, देखा ना आपने। इसका मतलब उसका आमंत्रण जिसके लिए है आप जाके कहिए, जब वो उसके बनेगा उसके हिसाब से तो आपको देगा। या आप देखते होंगे कैटलॉग लगे होते हैं यूनिवर्सिटी, तमाम किताबें ग्लास में लगाए रहते हैं वो, लेकिन सब बिकाऊ नहीं होती हैं उसमें, लेकिन वो देख कर उनमें जो होगी वो आपको दे देगा। अदरवाइज आप प्रस्ताव करिए, होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अभी पुस्तक मेला वगैरह लगता है, आप विलम्ब से पहुंचिए तो आप बोले साहब ये वाली किताब तो कल थी आज नहीं है, तो जब थी तब थी। तो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, खास करके प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें कैटलॉग में लगी होती हैं, लेकिन वो उसने एक आपके लिए आमंत्रण दे रखा है, आप प्रस्ताव करिए, अगर उसके पास है तो स्वीकार करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो कई बार ये जरूरी हम वहाँ झगड़ नहीं सकते हैं कि नहीं ये तो तुमने रखा है इसको निकाल करके दो, एक प्रति तो है, होता है ना ऐसा कभी कई बार। तो ये इस तरह से ये जो नियम है वो देख करके हम लोग चल रहा है। इसी में पार्टी एक साधारण ऑफर होता है और एक विशेष ऑफर होता है ना, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर सब आप जानते हैं, जो चीज़ आ रही वही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। साधारण जनरल ऑफर का मतलब क्या है, ऐसा प्रस्ताव जो दुनिया में कोई भी अगर आपकी शर्तों को पूरा करे तो स्वीकार कर सकता है। इसका स्मोक बार कंपनी का सबसे बड़ा उदाहरण आज से लेके ज़माने से है, कार्लिल बनाम स्मोक बार कंपनी, कि मेरा ये इन्फ्लुएंजा की ये इस तरह की ये दवा है, जो भी लेगा अगर नहीं ठीक होता तो 100 पाउंड हम इसको देंगे, तो गारंटी के साथ इनका। तो इस तरह से जनरल ऑफर वो ऑफर है जो सबके प्रति, कोई विशेष नहीं, सबके प्रति होता है, जो भी उन शर्तों को स्वीकार करेगा मानेगा उसके साथ एक करार का निर्माण हो जाएगा। जबकि स्पेसिफिक ऑफर जो है वो कुछ व्यक्ति विशेष, समूह विशेष के लिए किए जाते हैं, उनको वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा एमपी वगैरह में कुछ राज्यों में कुछ वैकेंसीज पे बाहर के राज्यों को आवेदन नहीं करने देते, देखा होगा आपने, केवल मध्य प्रदेश राज्य के लोग ही अप्लाई करें, तो स्पेसिफिक हो गया वो। फिर आप नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास भी तो क्वालिफिकेशन है, हम भी कर सकते हैं। या सेना में या पुलिस सर्विसेज में इतनी हाइट मस्ट, अभी पुलिस भर्ती का भी निकला था, तो आप सब क्वालिफाइड, लेकिन हाइट का क्राइटेरिया है स्पेसिफिक उनकी, तो वो रहेगा तभी आप कर पाएंगे उसमें। तो जो विशेष प्रकार के आर्डर, तो विशेष शर्तों को पूरा करने वाले लोग ही उसको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटेड सवाल आपको बता रहे हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, आज हम किसी में बंध के नहीं आपको रख रहे हैं, ऐसे जनरल बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि साहब ये फला फला मेरे घर में शादी है और इसी तारीख को बारात आनी है, और मालूम चला कि आप गए तो 2 दिन पहले या 10 दिन पहले उसने आपको बता दिया कि साहब हम शादी विवाह हाल आपको नहीं दे पाएंगे, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। मान लीजिए 2 महीना बाद शादी है किसी की, और उसने मालिक ने कह दिया कि साहब मैं टेंट हाउस आपको नहीं दे पाऊंगा, तो आप अपना एडवांस जो लिए हैं आप वापस कर लीजिए, अपनी व्यवस्था कर लीजिए, मैं आपको हाल नहीं दे पाऊंगा। तो किस तरह के उपचार आपको प्राप्त है ना, डैमेजेस आप क्लेम करते हैं, नुकसानी इसको बोलते हैं, या कंपेंसेशन आप कहते हैं इसको। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भाई आपने किया, नहीं हो पाता है, जीवन में ऐसा होता रहता है। तो 2 तरह के उपचार प्राप्त हैं आपके, सिलेक्ट कर रहे हैं आपको। अब उसने आपको बता दिया 15 दिन पहले कि साहब हम आपको नहीं दे पाएंगे। पहला है तुरंत आप उससे बोलिए कि ठीक है मेरा एडवांस वापस करो, और इसी तरह का हाल अब मैं बुक कराने जा रहा हूँ, जो डिफरेंस आएगा उसका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा का पूर्वकालिक भंग। दिमाग में जो भी बैठे आप परेशान जरा भी नहीं होना, क्योंकि रिलेटेड चीज़ हम आपको बता रहे हैं। नहीं आएगा तो अभी तो पढ़ाएंगे सब आपको, लेकिन ये हो सकता है ना कि करार अच्छा खासा हुआ, जब करने का समय आया 15 दिन पहले वो बता रहे साहब हम नहीं कर सकते हैं। तो आज जब 15 दिन पहले उसने आपको बता दिया, तो एक को आप मानिए कि आपने पहले ही संविदा को भंग कर दिया है, लिहाजा अब जितने आदमियों के लिए जितनी जगह वाला ये हाल आपका था, वैसे ही मार्केट में जो उपलब्ध है
आप दिलवा दिया, मैं ले रहा हूँ, ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, दो, ये डैमेजेज हुआ ना आपका। दूसरा कुछ लोग अखर टाइप बोले हम नहीं, आप हमको करके दीजिए, हम तो यही बारात लेके आएंगे। भाई आपका हाल खड़ा हुआ है, ये जला नहीं, कोई भूकंप में इसने तबाह नहीं हुआ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता कॉन्ट्रैक्ट का, तब तो हम आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे वो वेन्यू ही ध्वस्त हो जाए तो न वो जिम्मेदार है ना हम जिम्मेदार हैं। लेकिन वो अन्यथा आप दे सकते हो, किसी दूसरे को ज़्यादा पैसे में देना चाहते हो इसका मतलब, तो आप हमें, हम तो नहीं करेंगे, हम तो उस दिन को आएंगे बराबर। अब इसमें दो रिस्क है, सही में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, या उस डेट में उसने बता दिया कोई और चीज़ हो जाए, या उस डेट पर आते आते कोरोना जैसी स्थिति आ जाए, उसके आधे दाम में 20 ठो आपको चीज़ें मिल जाएं। तो ये स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको आपको 2 लाइन लॉ के हिसाब से ध्यान रखना है। क्या है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? जब संविदा के पालन की तिथि से पूर्व ही संविदा के भंग की सूचना दे दी जाए तो उसको संविदा भंग कहते हैं। अब एक चीज़ आती है कि जो नुकसान हुआ, जो मान लीजिए कि हमारे आपसे संविदा भंग हो गई, मान लीजिए नहीं कुछ कर पाए, तो क्या रेट होना चाहिए डैमेजेस का? ये 73 से लेके 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। नुकसान भी 2 तरह का होता है, एक सामान्य होता है और एक विशेष। सामान्य नुकसानी कंपेंसेशन और एक विशेष। जनरल डैमेजेज और स्पेशल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस क्या है? सामान्य नुकसान ये है कि जो भी संविदा भंग हुआ, आपके नुकसान की गणना कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी कर सके। जैसे आपको बिना मतलब आपका मकान मालिक 15 दिन मकान से बाहर रहने को मजबूर करे कि साहब हमारे यहाँ शादी विवाह है और हम तो नहीं रहने देंगे, तो 15 दिन का किराया आप उसको नहीं देंगे। सीधी बात है कि भाई हम 5,000 10,000 देते हैं, 5,000 आपको नहीं देंगे, या बाहर रहना पड़ा, हमारा एक खर्च हुआ है, जिसकी गणना बिना किसी विशेष दिमाग के की जा सके। विशेष नुकसानी वो है, स्पेशल कंपेंसेशन वो है, जो नुकसान विशेष परिस्थितियों में होता है, जिसकी सूचना संविदा के पक्षकार संविदा के समय ही एक दूसरे को बता चुके हैं। ये खास चीज़ है। स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन द सेम हैज़ बीन इंटीमेटेड टू द अदर पार्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर रहिए एकदम। अब ये नहीं, जैसा एक एग्जाम्पल है एक कि आप जा रहे हैं कि भाई हमें फला ट्रेन से जाना है दिल्ली, कोहरे का सीजन है, आपका एग्ज़ाम 10 बजे है, कल प्रयागराज 12 बजे पहुंची, आपने देखा 5-5 घंटे लेट, तो क्या आप रेलवे में कंपनसेशन थोड़ी कर सकते हैं? क्योंकि अगर जब आप काउंटर, आप तो आजकल ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं, पहले जब काउंटर पर टिकट, एक आध कैसे ऐसे हुए कि मैं जाता तो हमको नौकरी मिल जाती, तो हम 55 साल 60 साल नौकरी करते तो 2 करोड़ का मुआवजा दो, तो ये स्पेशल कंपनसेशन वो आपको नहीं देगा। इसमें तमाम एग्जाम्पल है, लेकिन जब उसने बता दिया, देखिए वो एक है ना आटा चक्की वाला आपके यहाँ केस है कि मेरे यहाँ ये मिल चल रही, आटे की मिल है, ये क्रैंक शाफ्ट इसका ख़राब हो गया है, इसको आप 4 दिन में 2 दिन में बना दीजिए, नहीं तो प्रतिदिन हमारा इतना नुकसान होगा। आपने मान लिया उसको, इसके बावजूद आपने नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि ये विशेष चीज़ की बात आपको बता दी गई थी कि भाई एक ही हमारे पास है, ये हमारी चक्की बंद रहेगी, फिर भी आपने अनड्यू डिले किया, तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो इस तरह से हम चर्चा आपसे इसलिए कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? डेफिनेशन से। आपको रिलेट कहाँ तक किया हमने? लास्ट सेक्शन इसका जो जनरल है कॉन्ट्रैक्ट का 75 में। तो कोई भी चीज़ आप, और कोई इसमें वैसे कोई कठिन चीज़ नहीं है, चैप्टर इसमें आपके कई कवर हुए कॉन्ट्रैक्ट के। ऑफर भी, एक्सेप्टेंस भी पढ़ा आपने, फ्री कंसेंट भी पढ़ा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, और अगर वो शादी विवाह का मंडप जल के राख हो जाता तो ये है लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना, वो 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको एट ए टाइम दिमाग इतना चलता रहे आपका, क्योंकि प्री के सवाल में मिलते जुलते कई ऑप्शन वो आपको देते हैं, इसमें जाए उसमें जाए, तो आप रिलेट करके उसको देख सकें कि किस तरह से हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन की भी 2 चीज़ें हैं, याद रखिए। कोई संविदा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट नहीं हो, विफल नहीं हो जाती है। विफलता के 2 नियम हैं, प्रारंभिक विफलता और
बाद की पश्चातवर्ती विफलता। ये प्री के सवाल है, ऐसे ही आपको बता दें। हाँ, प्रिलिमिनरी फ्रस्ट्रेशन है उसका एक तरह से, और एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, दो वर्ड हैं। तो जो संविदा प्रारंभिक रूप से नहीं संभाव्य नहीं है वो क्या फ्रस्ट्रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू विधि में पहले से शादीशुदा व्यक्ति दूसरे शादी की बात ही नहीं कर सकता है जब तक डाइवोर्स ना हो। तो उनके शादी की बात आप कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। आकाश कुसुम की बात आप कर रहे हैं, संभव नहीं है। या कोई जादूगर कहे कि साहब 20 फीट नीचे ज़मीन की आपके तिजोरी है, हम निकाल देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई कोर्ट नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप से असंभव संविदाएँ हैं, करार हैं, लिहाजा ये फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो कौन से करार हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं? वो करार हैं जो आज की दिशा में जिनका किया जाना सर्वथा संभव है। जैसे हमने बारात घर की बात करी, या कार आपने देखा है कहीं पर कि भाई ये मॉडल आ गई है, हम 5 दिन में अपनी बैंक की फॉर्मेलिटी करके ले लेंगे, और उससे शोरूम में आग लग जाए और वो न मिलेगा। तो फ्रस्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, विफल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आज की तिथि में जिसका किया जाना सर्वथा संभव है। तो इस तरह से क्लियर रहिए दिमाग को। अभी इसके बाद तो चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाएंगे। आज तो बस हमारा भी मन खाली आपसे बात करने का था, लेकिन हमारे लोगों का ट्रेंड यही रहेगा सबका। बाकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लॉ का, फिर से आपसे बता दें जो हमारे बच्चे बाद में आए हैं, एक जो प्रैक्टिकल लिखना पढ़ना होता है ना कोर्ट में, कि आरोप कैसे लिखें, निर्णय कैसे लिखें, साक्षियों की परीक्षा प्रतिपरीक्षा कैसे करें, वो चीज़ हम आपको कोर्ट के अपने मित्रों द्वारा ही कराएंगे। सारे लोग कि आकर के कैसे उन्होंने किया है, रिटायर्ड सारे हमारे साथी हम लोग हैं सब। तो यहाँ पर आगे जजमेंट को लिखना पढ़ना, वो समय जब आएगा आपको कराएंगे, उसका टाइम पहले आप सबको निकालना है। सेकेंडली, अंग्रेजी लॉ वाले अंग्रेजी से परहेज न करें, दोहरा रहे हैं आपसे, भले नहीं आती है, हमारा मतलब आने का मतलब क्या, इंटर तक तो सारे ही आजकल अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब उसके बाद जहाँ यूनिवर्सिटी में गए आप, तो कहीं इंग्लिश मीडियम का लॉ है, कहीं हिंदी का है, और ये भी मत कहिए कि आपने कहाँ से लॉ किया है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सारी पढ़ाई कंपटीशन की अब आपको करनी है। बेयर एक्ट से शुरू करिए, किताबों को पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में नोट्स बनाए, अंग्रेजी सब हम लोग आपको एवेलुएट करेंगे उसको, लेकिन अंग्रेजी वाले हिंदी और हिंदी वाले अंग्रेजी दोनों जाएं। और लॉ पर आधारित प्रेसी है, लॉ पर आधारित एसे हैं आपके, आपने देखा था पेपर में यही सब आ रहे हैं। और आप लिखिए पढ़िए, जो थोड़ा मोड़ा उसमें गलती होगी हम लोग सुधरवाएंगे, और इतना अभ्यास कराएंगे। इस कोचिंग का उद्देश्य ये है कि आपको खूब लिखाना पढ़ाना है। इतना मटेरियल आपको देने के बजाय हम हर 15 दिन पर आपसे लिखा करके टेस्ट लेकर करेक्ट करेंगे, और कोई संकोच नहीं करना है आपस में। 4 बार में अच्छा होगा ना, किसी का 2 बार में होगा, किसी का 4 बार में होगा, किसी का 1 बार, और एक समय के बाद आप सारे लोग लिख पढ़ पाओगे। तो इंग्लिश का भी इक्वली गुड फैकल्टीज़ आपके पास रहेंगी सब, और सारे कॉम्पिटेंट हैं फैकल्टीज़ आप। तो मेरा उद्देश्य आपको सफल देखना है, और इंटरेक्ट करके पढ़ाना है, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लॉ पढ़ाना है। जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे वैसे ही प्रैक्टिकल करा करके आपको दिखाएंगे, आप बढ़िया से लिख पढ़ सकेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग, फिर आपके साथ चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज हमने बिना किसी वजह से आपसे हमने चर्चा की। चलो, थैंक यू सो मच। ओके।